टेस्ट बॉन्ड या शॉर्ट बॉन्ड कुछ ऐसा था, लैंग्वेज मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी से भी छोटा होता है कौन सा बॉन्ड? OH। तो अब सबसे पहले मैंने बॉन्ड लेंथ के कुछ इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स लिखे हैं आपके लिए, कुछ इंटरेस्टिंग मतलब जो आपको पता होने चाहिए। आप सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसा कुछ होगा। मुझे बताइएगा, मैं शॉर्टेस्ट बॉन्ड नहीं बोल रही, लेकिन उस क्वेश्चन में सबसे छोटा बॉन्ड पूछ रखा था। शॉर्टेस्ट बॉन्ड में तो फिर हाइड्रोजन आप दे ही दोगे। जो भी वो क्वेश्चन था, जिन्होंने भी क्लास टेस्ट दिया उनको पता होगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। OH बॉन्ड इज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा बॉन्ड होता है ये, और इतना छोटा है कि ये C ट्रिपल बॉन्ड C से भी छोटा है। इट वॉज ऑन माई पार्ट, मुझे ये बताना चाहिए था, उससे पहले आपको टेस्ट में देना नहीं चाहिए था, बट बाई चांस गलती से चला गया। इट वॉज अ टफ क्वेश्चन, आपको नहीं पता लगा क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अब मैं क्या लिख रही हूँ, सम मोर ऑर्डर्स। ये सारा थोड़ा अब हम कंपटीशन की साइड जा रहे हैं, कहने को कंपटीशन है, सारा NCERT के टेबल्स में दे रखा है। तो सम मोर ऑर्डर्स में बाद में करूंगी ये बात, पहले सम मोर ऑर्डर्स के लिए लिख लीजिए। OH बॉन्ड 95 पिकोमीटर के आसपास होता है, काफी छोटा है ये बॉन्ड, इज स्मॉलर देन C ट्रिपल बॉन्ड C। यहां लिख लीजिए बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यहां क्या लिखना है आपको? बॉन्ड लेंथ। इसके बाद एक और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है बच्चों, वो देखिए। OH 96 एंगस्ट्रॉम, सॉरी मैंने पहले पिकोमीटर बोला, HF 92 एंगस्ट्रॉम, H2 74 एंगस्ट्रॉम। यहां एक बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ लेंथ। HH वेरी ऑब्वियस सबसे छोटा होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट एटम ही मेरे पास ये है, तो ये सबसे छोटा होगा। HF और HO में देखिए OH। अब इसको सेम लहजे में मैं लिखूं तो वो क्या था? FH। अगर इसको सेम तरीके से लिखूं तो FH। तो आप चाहें तो सेम तरीके से लिख सकते हैं, बट हमेशा हर जगह मिलेगा आपको HF, तो इट्स बेटर कि HF ही लिखो। क्या ये क्लियरली समझ आ रहा है? ये बॉन्ड लंबा क्यों, ये छोटा क्यों? फ्लोरीन का साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, तो ये कोई डिफरेंट ऑर्डर नहीं था, कुछ नया नहीं था, बट प्रेजेंटेशन इतना अलग था HF और OH कि आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। 1 मिनट आपका खराब हो सकता है क्वेश्चन को समझने में, 1 मिनट में वहां बहुत कुछ हो लेता है। सो ये तो सिंपल बॉन्ड लेंथ थी, लेकिन मेरे को इनकी वैल्यूज कहाँ से मिली? NCERT में दिए हुए एक टेबल से। मैंने अपने फोन में भी एक फोटो करके स्कैन किया हुआ है, जो NCERT पुरानी NCERT का टेबल है, मुझे पता नहीं नई में है कि नहीं। उसमें बॉन्ड लेंथ के टेबल में वो ये सारा डिटेल उसमें दे रखा है, तो मैंने तो दिया ही नहीं था अब तक आपको। तो वो बॉन्ड लेंथ का टेबल मैं आज अभी ऐप पे अनाउंसमेंट्स में शेयर कर दूंगी, है NCERT में, बट आप अगर अपने पास लिख लेंगे तो कल को कहीं अटके तो कंफर्मेशन के लिए गूगल ना करना पड़े, कंफर्मेशन के लिए अपनी नोट्स कॉपी पे आइएगा। एनीवेज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, नाम क्या बता रहा है? ये सारा 12th में आता है, वैसे अगर आप सोचो ना कहाँ आता है तो मैक्सिमम 12th में आता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन क्या होंगे? हेलोजन ही हेलोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाए। तो अब सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, चेक। सबसे वीक ये है, वेरी ऑब्वियस, आपको याद होगा क्योंकि लोन पेयर्स का ह्यूज रिपल्शन। सबसे वीक बॉन्ड, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, बॉन्ड लेंथ की नहीं। सबसे कमजोर बॉन्ड ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये है। कैन यू साइट सम रीजन व्हाई? इसके लिए नहीं पूछ रही मैं रीजन, इन तीनों में इसी को सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों कहा? सारे हेलोजन्स हैं। सॉरी, कोई आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पूछ रहे, सिर्फ बॉन्ड की स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ लास्ट क्लास में फैक्टर समेत करी थी, तो बिल्कुल ठीक, ग्रुप में नीचे है ब्रोमीन। सो व्हाट? कब बताया मैंने नीचे वाले बॉन्ड लंबे होते हैं? कनेक्ट करो, सही बोल रहे हो, साइज बड़ा है। ओके, तो मैं कौन सा बॉन्ड लेंथ पूछ रही हूँ, तुम मेरे को साइज बड़ा दे रहे हो? साइज बड़ा है तो बॉन्ड लंबा होना चाहिए, बॉन्ड लंबा है तो वीक होना चाहिए। मैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ ना, यहाँ बॉन्ड तोड़ने की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन लूज की बात नहीं हो रही। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा इज अगर उसको कैटायन बनाना है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मैं सोच रही। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है मेरे को पता। आप शायद धैर्य जहाँ जा रहे हो, शायद 1-1.5 मिनट बाद वहीं पहुंचो जहाँ पहुंचना है, बट वी नीड टू बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड करेक्ट।
ये बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कमजोर क्यों थी? लोन पेयर्स बहुत पास। शुरुआत सही कर रहे हो आप लोग, ब्रोमीन का साइज बड़ा है, बट मेरा काम तो काउंटर करना है ना, तो मैं कर रही हूँ। भाई साइज बड़ा है तो बॉन्ड लंबा होगा, बॉन्ड लंबा है तो स्ट्रेंथ वीक होगी। आप रोको ना, आर्ग्यू करो ना, नहीं मैम गलत जा रहे हो, साइज बड़ा है, अच्छा ठीक है साइज बड़ा है, देन साइज बड़ा होने की वजह से इनके लोन पेयर्स में एक एप्रोप्रिएट दूरी तो आई। आप ये सोचो ना, छोटा होते हुए उसको कमजोर किया है मैंने, छोटे स्ट्रांग है बॉन्ड्स, तो उसी लाइन पे सोचना पड़ेगा ना आपको, अप्रोच ही तय करनी है। साइज बड़ा होने की वजह से साइज बड़ा होने की वजह से लोन पेयर्स के अंदर रिपल्शन कम हुआ, बट साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ भी तो बड़ी हो गई। एक सबसे छोटा, एक सबसे बड़ा, दोनों फैक्टर बैलेंस हो गए। एक सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ को छोटा कर रहा है, और एक सबसे आउट ऑफ ऑल सबसे बड़ा जो ये मेक श्योर कर रहा है हमारे लोन पेयर्स भिड़े नहीं। अभी थोड़ा अर्ली है ये कहने को, बट आज की क्लास के एंड तक ही आ जाएगी। इसके लोन पेयर है 2p में, और इसके लोन पेयर किस में है? फोर पी। और 2p और 4p के साइज में इतना फर्क हो जाएगा, कहां 4p वाला कहां 2p वाला, कैसे रिपेल करेंगे एक दूसरे को? तो इस वजह से ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हुआ। और अगर आपने सोचा मेरे पास ये क्वेश्चन आया, मैंने खुद उसी वक्त आंसर ढूंढ लेना है, बस इस मिथ से ऊपर उठना है मुझे, नहीं, आंसर पहले पता होगा तो ढूंढ पाओगे उसकी वजह। क्लियर? नोट हो गए ये दोनों? तो आपके पास ये थोड़े से इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स, और हर क्लास में 2-3 लेके आऊंगे, एक में ले आई तो आप थोड़ा परेशान हो जाओगे, नाराज हो जाओगे सब्जेक्ट से। तो जितना आप लेने लायक होंगे उतना आपको दिया जाएगा। बॉन्ड पैरामीटर इज नॉट एन इजी टॉपिक, आगे सब इजी है आज। तो मेरी कोशिश होगी हर क्लास के स्टार्ट में 2 स्लाइड्स थोड़ी टफ दी जाए अब आपको। नाउ समथिंग टू डू, और ये ना ओवरलैप में बताना चाहिए मुझको, इसको भी लिखो मत, ठीक है? थोड़ी देर बाद मुझे याद दिलाना जब हमारी एक हेडिंग आएगी ओवरलैप, वापस इस स्लाइड पे लेके आऊंगी आपको, ठीक है? याद दिलाना, ये छूटने वाला नहीं। ये मैंने डीपीपी में जो आज मिल रही है ना, शायद उसमें भी थ्योरी में डाल के दी है बात। ह्यूजली इंपॉर्टेंट, वेरी फ्यू नो द आंसर, वेरी फ्यू। मैंने डीपीपी में ऊपर जो थ्योरी डाल के दी होगी या अगली में दूंगी, उसमें भी है ये। चलिए अब आ जाते हैं, जो हमने फजांस रूल किया वो अभी कुछ नहीं था उसकी एप्लीकेशन पे। नाउ आवर टॉपिक इज प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। बिना प्रैक्टिस किए आप डीपीपी का 25वां और 26वां क्वेश्चन जो करेंगे वो आपको ट्रबल देगा, आपका अंदाजे से होगा। तो सबसे पहली चीज, आप एक चीज बताइए, क्या मेरे को सिर्फ आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का शौक है? नहीं, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए इससे। कैन यू पीपल रिमेंबर कि मैंने जिस दिन आयोनिक और कोवेलेंट का डिफरेंस बताया था लास्ट की क्लास में, तो क्या बात हुई थी? आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक सॉलिड्स आर हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग, हार्ड क्रिस्टल्स सॉलिड्स, बहुत मजबूत सॉलिड्स में आते हैं। तो अगर कोई मेरे को ये पूछे इन तीनों में हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर, मुझे नहीं लगता आपको कोई बीट कर सकता है। अभी तो भूलने के लिए 2-3 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद आप ये भी गलत कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं कोई कर सकता। इस साल तो आपको नहीं बीट कर पाऊँ शायद मैं। NaCl, CsCl, CSI, मैंने आपसे क्या पूछा? आयनिक कैरेक्टर निकालिए। पहले तो बताइए किसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा? पहले तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं जिसमें एनायन कॉमन है। इसमें मैंने क्या काम किया है? मैंने 2 में कैटायन कॉमन रख के और एनायन कुछ कुछ मिक्स मैच किया है। इन 2 में कैटायन कॉमन है, इन 2 में एनायन कॉमन है। ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या लगता है आपको वाटर में क्या चीज रेडिली सॉल्युबल होती है? आयोनिक। क्यों? आयोनिक स्पीशीज या आयोनिक सॉलिड्स की खास बात क्या होती है? कैटायन एंड एनायन चार्जेस। एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो फ्रेंडशिप में लॉजिक चलता है, वही सॉल्युबिलिटी में चलता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इट्स अ वेरीफाइड ऑफिशियल वर्ड गिवन इन एनसीईआरटी, ये मेरी तरफ से बनाया हुआ नहीं है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसा एक जैसे। आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक सॉलिड्स उसमें डिसॉल्व होंगे जिसमें चार्जेस हों। अभी तक मैं डाइपोल मूवमेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज नहीं करूंगी इन शब्दों का, क्योंकि मुझे अभी नहीं आता, मेरी क्लास को नहीं आता। 4 लेक्चर बाद मुझे भी आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा, तब यूज करेंगे। तब तक क्या वाटर में चार्जेस हैं?
पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बिल्कुल है। ये क्यों है चार्जेस? दीज आर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितने ये चार्जेस उतना ये आयोनिक को अपनी तरफ ला सकेंगे। आयोनिक फ्रेंडशिप के लिए सॉल्युबिलिटी के लिए किसको ढूंढ रहा है? चार्जेस को। जिसके पास भी चार्जेस हैं मैं दौड़ के जाऊंगा। तो NaCl या जो भी आयोनिक अब आप ढूंढ रहे हो वो सारे रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, हैप्पीली सॉल्युबल इन वाटर। ठंडे पानी में नमक घुल जाता है, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। मोर द आयोनिक कैरेक्टर मोर इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। लेकिन आपको चकमा देने के लिए 12th तक आते आते 12th का पहला चैप्टर सॉल्युबिलिटी पे है, सॉल्यूशन नाम है, वहां इसकी एक्सटेंशन मिलेगी। वहां पे एकदम से पूछ लेंगे अरेंज द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इन बेंजीन। बेंजीन इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट, ये अभी आपके लिए खबर है, आपको पता नहीं। बेंजीन एक ऐसा सॉल्वेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0.2 है, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, 0। ये जरा भी चार्जेस डेवलप नहीं करता। वही NaCl हाईली सॉल्युबल है किसमें? वाटर में। वही NaCl जीरो सॉल्युबल है किसके अंदर? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी ये धीरे धीरे आगे आने हैं, जस्ट वेट। तो यहां पर बात सारी है सिर्फ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर के अंदर हर वो चीज सॉल्युबल होगी जो आयोनिक है या जिसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। क्लियर? तो अब लिख सकते हैं आप, चेक क्या ये मैंने करेक्ट किया और रखा है? ये जो मैंने भी जो भी कर रखा है, इज इट करेक्ट? इट इज ऑफ कोर्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्यों LiCl मोर सॉल्युबल है एज कंपेयर टू LiBr? और अगर उल्टा करना है मैं कर देती हूं। ब्रोमीन ब्रोमाइड इज लार्जर एनायन। जितना बड़ा एनायन उतनी उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना ज्यादा कोवेलेंट। जितना ज्यादा कोवेलेंट उतना कम आयोनिक। ये क्योंकि लेस आयोनिक है इसीलिए वाटर में ये लेस सॉल्युबल है। अब ये पकड़ लानी है धीरे। मैंने तो 3 सेंटेंस बोले कि किसी का भी छूट रहा हो तो वो जोड़ सके। अब मैंने क्या पूछ लिया? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब आपसे अगर मैं आयोनिक का ऑर्डर पूछूं या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूं, बात तो एक ही है आयोनिक कैरेक्टर का। लक्ष्य बताना, RbCl और KCl किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? मैंने तो लिख दिया आंसर। आई डोंट नो करेक्ट और इनकरेक्ट। एक आधा इनकरेक्ट भी आएगा, सारे सही मत सोच लेना। रुबीडियम है कहां? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। रुबीडियम ठीक ठाक बड़ा है किससे? पोटेशियम से। रुबीडियम बड़ा है, बड़ा कैटायन मतलब पुअर पोलराइजेशन। पुअर पोलराइजेशन मतलब पुअर कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब वेरी हाई आयोनिक कैरेक्टर। जिसका आयोनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी वगैरह वगैरह रखता है। एक ये येलो में देख रहे हैं क्या है? आपको एक चीज बता दूं, चाहे लिखते रहिए लेकिन सुनिए, बहुत बड़ी बात। आई एम टॉकिंग गोल्ड राइट नाउ, राइट? वी आर टॉकिंग गोल्ड। NaCl एक एक्सेप्शनल केस है। कोई पन्ना कोई टॉपिक नहीं है ना जहां हम एक्सेप्शनल वर्ड ना बोले। NaCl एक खास केस है। अब आप कहोगे क्यों भाई? एक तरफ आप कह रहे हो ज्यादा आयोनिक मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। लास्ट क्लास में मैंने इसकी भूमिका बना दी थी कि डायमंड प्योर कोवेलेंट है, रत्ती भर चार्ज नहीं है डायमंड में, फिर भी वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और पढ़ क्या रहे हैं? आयोनिक आर मोर हार्ड, आयोनिक हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट। इट मींस देयर आर मोर एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री? नो, इट मींस देयर आर मोर फैक्टर व्हिच डिसाइड मेल्टिंग पॉइंट अपार्ट फ्रॉम आयोनिक कैरेक्टर। मेल्टिंग पॉइंट को एक फैक्टर और मिलता है करने को, पैकिंग। पैकिंग कैसी है? लेटिस कैसा बना हुआ है? आपको अगर मैं खाली कार्डबोर्ड का डब्बा दे दूं और कहूं ये रही 100 टेबल टेनिस की बॉल्स, पैक करो, आपका पैकिंग वही जो पूरी बॉल्स आप सिस्टमैटिकली पैक करोगे वेल डिफाइंड ऑर्डर में, उसको कहते हैं लेटिस। और वहीं मैं कह दूं इसी डब्बे में आप 4 फुटबॉल पैक करो, किसमें खाली स्पेस ज्यादा छूटेगा? फुटबॉल में। जो क्रिस्टल के अंदर खाली स्पेस ज्यादा छूट रहा है ना, उसको तोड़ना आसान है, उसमें जगह बनी हुई है घुसने के लिए। तो इट्स नॉट ओनली आयोनिक कैरेक्टर, देयर इज वन मोर थिंग डिसाइडर विच इज कॉल्ड एज लैटिस बनना। उसकी लैटिस एंथैल्पी, और पिछले लेक्चर्स में बात हुई है इस बारे में। तो आयोनिक कैरेक्टर इज वन पॉइंट बट लैटिस इज अनदर पॉइंट। NaCl के लैटिस का हल्की सी झलक मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाई थी, वो FCC जैसा कुछ बना के, फेस के बीच में बना के।
उससे ज्यादा अच्छा लैटिस मेरे को नहीं मिल रहा। दैट इज वाई NaCl को मैं कहती हूँ गर्म तवे पे भी आप मेल्ट नहीं कर सकते। गर्म तवा छोड़ो, इंडस्ट्री आज तक NaCl को मेल्ट नहीं कर पाई। फिर वो कैसे करते हैं अगले साल पता लगेगा। हाउ दे मैनेज NaCl का, मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं जब मेल्ट ही नहीं कर पाए। विल लेट यू नो कैसे करते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता। NaCl का मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट अमॉन्ग्स सिंपल आयोन। मैं डायमंड नहीं ला रही यहाँ पे, मैं आयोनिक स्पीशीज में बात कर रही हूँ। क्यों? ग्रुप 1 के, अब साफ लिखा है मैंने, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन ग्रुप 1, सोडियम पोटेशियम, आपको पता ही है पूरा ग्रुप 1, क्योंकि उसके लैटिस फैक्टर्स ने आके उसके लैटिस को इतना अच्छा बना दिया। मींस मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं? एक तो आयोनिक कैरेक्टर और दूसरा लैटिस, बस, और कोई तीसरा फैक्टर नहीं। तो NaCl आउट ऑफ ऑल, और एक बार का जेई का पुराना क्वेश्चन है, इजी आती थी जब, कि अकॉर्डिंग टू ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्विंग लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेशंस आल्सो प्रिडिक्ट विच इज हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में ही हिंट दे रखी है, लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर को मिला के बताओ, तो NaCl इज हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। फजांस कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, इसके अंदर फजांस कुछ नहीं कर रहा, ठीक है कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? लैटिस का। आई होप नोटेड। चेक दिस ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? बता दो, उल्टा उल्टा है तो भी कर देंगे करेक्ट। मोर आयोनिक इज मोर हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीधे आना चाहिए। अब तो कोवेलेंट आयन तुम ढूंढो, मैं सीधे कह रही हूं भाई, जो जितना ज्यादा आयोनिक होता है वो उतना ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट रखे बैठा है। क्या इसमें ये सबसे ज्यादा आयोनिक है? क्योंकि ये सबसे कम कोवेलेंट है, ठीक है। सबसे छोटा एनायन, कैटायन तो सब में ही छोटा है। सबसे ज्यादा कोवेलेंट होने के लिए शुरुआत में क्या बात हुई थी? छोटा कैटायन या बड़ा एनायन? बड़ा एनायन किसके पास है? इसके पास। ये मोस्ट कोवेलेंट, दैट्स व्हाई ये लीस्ट आयोनिक। जो लीस्ट आयोनिक है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लीस्ट ही होगा। क्लियर एवरीवन? अब आ गए थोड़े वैसे वाले केसेस जहां चार्जेस शुरू होंगे। चेक। Solubility in water. If I am giving you solubility in water, the order I am giving you, check. फर्स्ट नंबर पे मैंने NaCl को रखा है, पता नहीं क्यों। सेकंड पे मैंने Nu2SO4 को रखा है। थर्ड पे मैंने Na3PO4 को रखा है, जबकि तीनों में सोडियम है। पहले देखते हैं चार्ज, बाद में आता है साइज का नंबर। तो किसी भी एक चीज का चार्ज, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। चार्ज शुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। इफ चार्जेस आर सेम देन आई विल गो फॉर कैटायन और एनायन साइज, ठीक है। सो चार्जेस के हिसाब से मोर द चार्ज, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट, लेस आयोनिक। लेस आयोनिक तो लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर, राइट। सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब थोड़ा सा आपका ध्यान, मतलब आप देखिए क्वेश्चंस में एक एक छोटा छोटा स्टेप में लेती जा रही हूं। वाटर में सॉल्युबिलिटी आप फटाक बता दोगे, तो मैंने थोड़ा और उल्टा कर दिया। मैंने कहा ऐसे सॉल्वेंट्स जिनमें चार्जेस नहीं होते, जो नॉन पोलर होते हैं, जैसे कि ईथर। आगे आगे पता लग जाएगा ईथर क्या होता है। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तो मैंने बेंजीन ही लिखा है। ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत से नॉन पोलर सॉल्वेंट है, 12th तक आते रहेंगे, ज्यादा नहीं लिख रही। किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आयोनिक स्पीशीज बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगी। तो आई नो दिस इज मोर कोवेलेंट एवरीवन। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट बिकॉज ऑफ हाई चार्ज, हाई पोलराइजेशन। जो ज्यादा कोवेलेंट है वो ही नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होगा। इत्मीनान से इसे नोट करिए। एक आधी लाइन जो खुद को लिखनी है लिखिए, कि मेरी स्टेटमेंट अभी तो इजी लग रही है, खुद बनाने में जान निकलती है। बिकॉज एल्यूमिनियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट, और मोर कोवेलेंट जो भी स्पीशीज होगी उसकी खास बात क्या होगी? वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा, ना कि पोलर में। soluble in non
पोलर। आप इस बात को एब्जॉर्ब करिए, आयोनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, सम टाइम बॉइलिंग पॉइंट, सम टाइम हार्डनेस, सम टाइम सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑल सेट एवरीवन? चलिए अब, हाँ जी, छूट गया नोट करना क्विक। अब आपको जो नया टॉपिक मिल रहा है वो मिल रहा है फॉर्मल चार्ज। ये ऐसा छोटा टॉपिक है जो किसी दिन भी घुसाया जा सकता है, इसका ना अगले से लेना देना है ना पिछले से लेना देना है। एक छोटा सा टॉपिक है जो स्कूल में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसको आज क्यों पढ़ा रही हूँ, आज सारे छोटे छोटे टॉपिक इकट्ठे किए हैं क्योंकि आज से चैप्टर एक अलग फ्लो में थ्योरीज में चला जाएगा, हम बीच में कुछ नहीं कर सकेंगे। तो सारे छोटे छोटे टॉपिक उठा के मैं आपको आज करा रही हूँ जो भी थ्योरीज से पहले आ जाने चाहिए। फॉर्मल चार्ज, इसके बारे में ना अक्षर आपको आता है ना आगे कभी कुछ खास आएगा। बहुत छोटा सा इंडिपेंडेंट टॉपिक है, सुनिए और समझिए। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, अभी मैं आपको इसकी कोई डेफिनेशन ना दे सकती हूँ ना दे रही हूँ, इसको पहले समझते हैं फिर सोच लेंगे क्या होता है। फॉर्मल चार्ज एक प्योर मैथमेटिकल चीज़ है जो कैलकुलेट की जाती है, दैट्स वाई देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ इट, राइट। एक मैथमेटिकल चीज़ है जो कैलकुलेट की जाती है, उसका फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद पेन छोड़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट सीधा फॉर्मूला, नो डेफिनेशन नो लॉजिक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं अगर वो एटम अकेला होता था, राइट, माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो लोन पेयर के तौर पे वेस्ट हुए पड़े हैं, बॉन्ड में गए नहीं, खाली पड़े हैं अकेले, माइनस हाफ ऑफ टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कुल मिला के शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स का खाता कितना है, वो कुछ नहीं समझ आएगा फॉर्मूला देख के, इसलिए मैंने कहा पहले नोट कर लो। हर एटम पे अब मुझे ये काम करना है, बस बड़ी सिंपल मैथ्स है, ओरल है, बहुत फास्ट होगा, लास्ट में नोट करेंगे, ठीक है जी। फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए मैं सबसे मुश्किल 2 स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स में ले आई, बाकी आप खुद कर लेंगे। जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगते हैं, स्कूल पेपर्स में भी वही आते हैं, मैं वो उठा लाई। आपको कहते हैं जी कार्बोनेट, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इंटीजर टाइप में भी आना होगा तो ऐसा आएगा। इंटीजर टाइप में क्या करते हैं, अकेला फॉर्मल चार्ज पूछना बहुत आसान हो गया है, 2 चीज़ें पूछ लेते हैं और उन दोनों का सम पूछ लेते हैं, जो दिन दोनों की वैल्यू इंटीजर्स में होगी, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लस फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन, इसका सम रिपोर्ट करो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इजी क्वेश्चंस। फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बोनेट के बजाय क्या है, ऑन ईच एटम ऑफ कार्बोनेट। आज से कोई सवाल आए, पहली सीढ़ी क्या है, अगर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया, ना फॉर्मल चार्ज दे पाएंगे, ना बॉन्ड ऑर्डर दे पाएंगे, ना आप वीबीटी से कुछ और दे पाएंगे। अब आपको सीधे बैठना है, दीवार का सहारा नहीं लेना, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले कौन सा एटम उठाती हूँ, कार्बन, आपको फॉर्मूला रटाने के लिए। कोई मेरे को कहता है इसमें कार्बन का फॉर्मूला चार्ज दीजिए, आपकी कॉपी में फॉर्मूला लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है उसके अंदर, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है अगर वो एटम फ्री अकेला पीरियोडिक टेबल में बैठा है। तो कार्बन की तो पता ही है, वैलेंस शेल में कितने डॉट बनाते हो आप, 4। उसके बाद माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके लोन पेयर में वेस्ट हुए, एक भी नहीं, इसके पास लोन पेयर नहीं है, -0, माइनस हाफ ऑफ टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने। आपसे गलती होगी तो सिर्फ इसमें होगी, टोटल शेयर्ड कितने, किसके पास, कार्बन के पास। हम ये सोचते हैं अपने तो हमने इसके गिन लिए, अब इसने मांगे कितने, वो नहीं, शेयर्ड बोला गया है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका कर दो आधा, हाफ। तो किसी और से कितने लिए इसने, 4। लेकिन आप ये सोचो नहीं, हम ना फॉर्मूले को हाफ इंटू 8 नहीं करेंगे, ये क्या बात हुई, हम सीधे लिखेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो इसने किसी और से लिए, अगले में लुढ़कोगे। पहला तो थोड़ा ऐसा है कि जिसमें लग रहा है आपको, इस फॉर्मूला को चेंज करने से पहले मेरी वार्निंग है, डोंट डू इट। एक इजी टॉपिक को खराब मत करिए, क्योंकि ये किसी का कंसीव्ड कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। सो क्या आई वैल्यू, 0, राइट। चलिए अब मेरे को करना है ऑक्सीजन। मुझे बताइए व्हाइट वाले ऑक्सीजन और येलो वाले ऑक्सीजन में क्या फर्क है। येलो वाला ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है कार्बन से, व्हाइट वाला ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है कार्बन से, और दोनों ऑक्सीजन पर एक एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो दोनों व्हाइट वाले हैं
क्या उन दोनों सेम है? हर तरह से दोनों सेम है। क्या उन दोनों का फॉर्मल चार्ज भी सेम आएगा? वो भी देखते हैं। और क्या? ऑब्वियसली सेम ही आएगा जब उसके चारों तरफ सराउंडिंग सेम है। तो इसीलिए अब मैं व्हाइट वाले ऑक्सीजन का निकाल रही हूँ। जो मर्जी व्हाइट वाला समझ में आता है उठा लेना आप। चेक दिस व्हाइट वाला। पहली चीज क्या? उसके वैलेंस शेल में, फ्री वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, जो वो पीरियोडिक टेबल से लेके आया है, माइनस उसके पास लोन पेयर्स कितने? नाउ देयर इज न्यूज फॉर अस। एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज भी तो अकेला ही पड़ा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, किसी से छीना हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, बट बॉन्ड तो नहीं बना रहा। बॉन्ड जब नहीं बना रहा तो नेगेटिव चार्ज को भी लोन पेयर में ही काउंट किया जाएगा। राइट आकाश? तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर में? लोन पेयर का मतलब 3 नहीं है, लोन पेयर में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन्स 6। तो कितने डाल दिए यहां पर? 6। उसके बाद फिर माइनस हाफ ऑफ टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 2 ही है, एक इसका एक सामने वाले का। तो क्या हो गया? हाफ इंटू 2, चार्ज क्या आया? -1। आप कहोगे ये ऊपर -1 ही था मैम, यही लिख देते। नो, नेवर डू दिस। जो चार्ज दिया वही फॉर्मल चार्ज होगा। जस्ट अ कोइंसिडेंस, जस्ट अ कोइंसिडेंस। अब दूसरे व्हाइट वाले का मैं करा नहीं रही, आपको पता है सेम ही आना है। अब करते हैं येलो वाले ऑक्सीजन का। येलो वाले ऑक्सीजन को कैसे किया मैंने? 6, अगेन ऑक्सीजन में तो वैलेंस शेल में 6 ही है। चेक, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, -4, माइनस हाफ ऑफ व्हाट? हाउ मेनी टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4, 0। इस तरह से व्हाइट वाले ऑक्सीजन का भी सेम ही आएगा। एक और लाइन लिखी थी फॉर्मूला के नीचे, टोटल फॉर्मल चार्जेस का सम शुड मैच टू द चार्ज ऑन द स्पीशीज। अब टोटल में इसको ऐड करूं तो कितना आया? -2। कार्बोनेट में चार्ज क्या होता है? -2। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप लोग बार बार पूछ रहे थे, जैसे नाइट्रस एसिड का ये क्यों नहीं हो सकता, सल्फ्यूरिक एसिड का वो क्यों नहीं हो सकता। आज आपने भी पूछा ये क्यों, गूगल पे तो ये दे रखा है, बुक्स में ये क्यों दे रखा है। वो स्ट्रक्चर प्रेफर्ड होता है जिसमें फॉर्मल चार्ज कम होता है। अब कभी आपके दिमाग में आए ना, उस दिन तो मेरे को बड़ा अटपटा सा जवाब देना पड़ता है, मैं कैसे बोलूं कि नाइट्रस एसिड का ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं आया। तो उस दिन मैंने क्या कहा, और वो भी सही है इन्फॉर्मेशन, एक्सरे से जब फॉर्मूला पूरा निकाला गया तो उसमें न्यूक्लियस का अरेंजमेंट ये मैच ही नहीं हुआ, न्यूक्लियस का अरेंजमेंट कुछ और था। 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वन मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी पॉसिबल देयर, फॉर्मल चार्ज डू नॉट मैचेस। उसके फॉर्मल चार्ज में नेट सम वो नहीं आया होगा जो मॉलिक्यूल में ऊपर है चार्ज। फॉर्मल चार्ज पढ़ने के बाद अक्सर बच्चे पूछते हैं पढ़ाया क्यों, क्या करेंगे इसका। सिर्फ एक, अगर 2 स्ट्रक्चर मैंने इमेजिनरी तुमको दे दिए और पूछा दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। जिस पे फॉर्मल चार्जेस लीस्ट वो प्रेफर करेंगे। तो कभी मुसीबत में यही काम आएगा। दिस इज ओजोन। चेक, ये है ओजोन। ऑक्सीजन नंबर 1, येलो वाला जो 1 है, बीच वाला ऑक्सीजन, करवाओ इसका फॉर्मल चार्ज। गलत सही कुछ भी, आज मैं सोच के आई हूं, मेरे को 2-3 गलतियां करनी है, आपने पकड़नी है। सोच के आई हूं, कोशिश करूंगी कहीं भी ब्लैंक फेस से करूं। लाइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ दिस वाला ऑक्सीजन? 6। इस पर कुछ माइनस करते थे। लोन पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ओनली 2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात आई थी कहीं से, ओनली 2। तो लोन पेयर्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स वेस्ट हुए? 2। एनीवन डाउटिंग दिस? एक सेकेंड, हाँ तो एक ही तो रह गया बॉन्ड में, फॉर्मेशन में ना, तभी तो लोन पेयर्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने। बॉन्ड तो बॉन्ड है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों कह के को आता है। कोऑर्डिनेट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज बाय शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। और मैंने ये भी कहा था एरो हटा देंगे अब हम धीरे धीरे, खुद सोचना होगा। शेयरिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, एक ने दिया, दोनों ने दिया, एक ने सिर्फ लिया, रिगार्डलेस ऑफ दैट। हाँ यहां से भी कुछ आ रहा था, क्लियर सबको? मैंने 2 क्यों लिखा? 6 - 2 ब्लैंक फेसेस हैं, क्लियर है? अब मुझे बताइए -12 ऑफ हाउ मेनी शेयर्ड? 6। तो क्या आया टोटल? +1। आई एम ट्रस्टिंग यू। होगा, देखी जाएगी गलती। एक गलती पहले ही करके आ रहे हैं, NaCl CHCl वाली, एक ही और कर लेते हैं। दिस
ऑक्सीजन नंबर 2 6 माइनस, चलो सोच लो, कुछ तो आए विचार। 6 भाई, सारे वेले पड़े हैं, ठीक है। 6 माइनस 6 माइनस हाफ ऑफ 2, ओके, कितना आया? -1। अब अपने आप ऑक्सीजन नंबर 3 बता दो। पता नहीं, 0 किसी ने बोला, मैंने लिख दिया। हाँ भाई, 0 किस हिसाब से बोल दिया किसी ने? अच्छा अच्छा अच्छा, माय बैड। चलो आगे, चार्ज कितना आया? नेट सम, क्या ओजोन पे कोई चार्ज है? नहीं, 0, हेंस आई एम करेक्ट। तो कोई मुश्किल तो नहीं था। जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लिया, नेगेटिव चार्ज भी डील कर लिया। पहले केस में मैंने क्या डील करवा दिया? नेगेटिव चार्ज। दूसरे केस में क्या डील कर लिया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अभी आप खुद कर सकते हैं। आपका होमवर्क, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू, मैंने इतने सालों में कराया नहीं, ये तीनों आप करेंगे। तीनों की दोनों, तीसरा है कोई? होना चाहिए था। एनीवेज, शायद टेस्ट में होगा इसलिए यहाँ नहीं लिखा। करिए। सॉरी, करिए। सिर्फ होमवर्क के लिए नोट कर रहे हैं, अभी मत कैलकुलेट करना, क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए कि घर जाके एक बार और कर ले इसको, ये रट जाए बस। नाउ वी आर स्टार्टिंग थ्योरी। आपके लिए एक इजी पार्ट शुरू हो गया, और उसमें आपने जहां बात की वो आपको अगले 5 दिन बाद परेशान करेगा। अब से लेकर अगले 4 लेक्चर तक जो भी बात होगी वो कनेक्टेड होगी आपस में, हैविली एंटेंगल्ड। मतलब हर चीज अब एक के साथ जुड़ेगी, डॉट्स जुड़ने शुरू होंगे। तो अब आपके पास आता है भाई, लुईस से सवाल पूछ के हमने चैप्टर शुरू किया था, बॉन्ड क्यों बनता है, राइट? तो लुईस ने क्या कहा था? बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी के लिए। फेयर स्टेबिलिटी कैसे आती है? एटम को क्यूब मान लिया, उसके 6 कॉर्नर्स भर जाएं जब, तब वो चीज स्टेबल हो जाती है। और उसको वायलेट करने के लिए हमने दबा के केसेस लाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के, इलेक्ट्रॉन रिच के, ऑड इलेक्ट्रॉन, हेलोजेंस के, सॉरी नोबल गैसेस तक के कंपाउंड्स बन गए। ऐसा बहुत कुछ उठा के ले आए हम, जिसके बाद ये समझ में आया लुईस सारे आंसर्स के, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाया। लुईस वॉज करेक्ट टू सम एक्सटेंट, वॉज नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। 5 वायलेशन, और हर वायलेशन में एग्जाम्पल्स कितने थे आपके पास? एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच में तो बहुत थे आपके पास, और नोबल गैसेस के कंपाउंड लाइन से आ गए। तो इट मीन्स वी नीड समबडी एल्स टू क्वेश्चन आवर आंसर्स। हो गया लुईस का। तो एक अप्रोच आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ें। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भी 2 थॉट्स थी। आज पहली थॉट को पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास से दूसरी थॉट शुरू हो जाएगी। वो क्या कहते हैं? फिर से वही सवाल, बॉन्ड क्यों बनता है? मेरे साथ साथ नोट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल कहानी है, कहानी सुना रही हूँ तो मेरे को टाइम इतना चाहिए कि मैं आपको साथ साथ नोट करने दे सकती हूँ। मतलब इतना मेरे को बार बार लेना पड़ेगा ये। तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट अप्रोच वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या थी? वो थी, पहली उन्होंने थॉट क्या डाली, और बिल्कुल सही डाली, कि इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते हो। आप ये ऑक्टेट वॉक्टेट से नहीं बता सकते, हम सारे सवालों के जवाब अभी दे देंगे, ठीक है जी। उन्होंने कहा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी। ये कौन सी नई बात है? लुईस भी यही कह गए, बॉन्ड इज फॉर्म्ड टू अटेन स्टेबिलिटी। 2 एटम्स जो अकेले अकेले घूम रहे थे एंड दे वर नॉट स्टेबल, तो उन 2 एटम्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया। क्यों? आखिर स्टेबिलिटी बॉन्ड बना के क्यों आई? फिर ये पूछा गया। तब उन्होंने कहा दे अटेन स्टेबिलिटी नॉट बाय अचीविंग ऑक्टेट, they attained stability by decreasing potential energy via attraction force.
ये दो व्हाइट लाइन आ जाएं तो फिर पेन छोड़िएगा, ये दो व्हाइट लाइंस आ जाएं तो फिर से पेन छोड़िए और बताइए, इधर आइए। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ 2 लाइंस तो आ गई। मुझे कुछ नहीं समझ में आया इसमें क्या बोल दिया गया। इसके अंदर ये बोला गया 2 एटम्स जो अकेले अकेले थे उनकी एनर्जी पक्का बहुत ज्यादा थी, उनको स्टेबिलिटी चाहिए थी। स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश की। जो दोनों अकेले अकेले एटम्स हैं, नेचर में एक बात फिक्स्ड है, जब भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम्स इनटू प्ले, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो दोनों एटम्स जो ठीक ठाक अनस्टेबल थे, उन्हें लगा क्यों ना अपनी एनर्जी थोड़ी रिलीज कर दें। एनर्जी कैसे रिलीज होती है? बाय हैविंग अट्रैक्शन फोर्स। लेट्स शेयर सम अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन फोर्स शेयर करके, यानी बॉन्ड बना के, वो क्या करते हैं, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, स्पीशीज उतनी ज्यादा स्टेबल होती जाएगी। अब से लेके चैप्टर एंड तक वी आर टॉकिंग ओनली कोवेलेंट। तो उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बाहर घेरते जाएगा, बॉन्ड्स बनाते जाएंगे, बाहर निकलती जाएगी, स्पीशीज बहुत स्टेबल होती जाएगी। तो 2-3 वायलेशन तो लुईस केस ने यहीं खत्म कर दी वेरी स्मार्टली। कौन सा वायलेशन? जहां ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा वहां भी बॉन्ड क्यों बन रहे हैं? भाई पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है बॉन्ड बना के। अच्छा, जहां ऑक्टेट एक्सीड कर रहा है वहां क्यों बॉन्ड बन रहे हैं? अगेन ज्यादा बॉन्ड बनने से ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रही है, स्पीशीज और स्टेबल हो रही है। नोबल गैस क्यों बॉन्ड बना रही है? उसका तो ऑक्टेट अपने आप पूरा है, उसे भी पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है, उसका भी मौका लगा, उसने भी बना लिए बॉन्ड्स। 3 बड़े वायलेशन सीधे एक लाइन में खत्म कर दिए उन्होंने। स्मार्ट वे एक पॉस्टुलेट देना, बट ऐसे कैसे? प्रूफ दीजिए, कुछ सवालों के जवाब दीजिए। तो वीबीटी की इस अप्रोच ने एक एग्जाम्पल दिया। अभी नहीं बनाएंगे, पहले समझेंगे। इतना रंग बिरंगा डायग्राम मैंने अपना कलर्स करने का शौक नहीं पूरा किया है, मुझे बहुत ध्यान से आपको चीजें दिखवानी है इसीलिए, वरना इसमें बहुत टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हाइड्रोजन ए, ये हाइड्रोजन बी, 2 हाइड्रोजन एटम अकेले अकेले थे। जो मैंने पिंक कलर से डॉट्स बनाए हैं वो क्या हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी वाली अप्रोच जो है, इन लोगों को क्या बताना है? इन्हें बताना है एच और एच के बीच में बॉन्ड क्यों बना। तो इन्होंने कहा ऐसा हुआ होगा। कैसा? सुनते हैं। पहले ये दोनों घूम रहे थे अपना अनस्टेबल, नेसेंट हाइड्रोजन नहीं मिलती, हाईली अनस्टेबल। जैसे ही ये दो, अब मैंने ब्लू गोला हटा दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल है कैसे घूम रहा है, मैंने वो हटा दिया। मैंने सिर्फ येलो डॉट रखा। आई होप इट्स ओके विद यू। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का ही तो मुझे देखना है, मुझे क्या जरूरत थी इस ब्लू गोले की। क्लियर है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में ये पुराना अट्रैक्शन ये तो ऑलरेडी था। ये अट्रैक्शन इस हाइड्रोजन बी का न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन, यस। ए का न्यूक्लियस और उसका इलेक्ट्रॉन, यस। जब 2 हाइड्रोजन पास पास आए, तो अगर मेरी मुट्ठी ये वाला हाइड्रोजन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 हाइड्रोजन पास पास आए, तो इस हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन नहीं, अब इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने का मौका मिल गया। नाउ दिस हाइड्रोजन इज अट्रैक्टिंग बोथ इलेक्ट्रॉन्स, अपना एज वेल एज जो हाइड्रोजन पास आया उसका। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया एक। ओके, फिर अब बी वाले हाइड्रोजन के साथ भी यही हुआ। ये अपना इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट जो कर रहा था सो कर रहा था, ये सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा था। दोनों में कुल मिला के रेड लाइंस कितनी है? 4। हाउ मेनी अट्रैक्शन फोर्सेस? 4। लेकिन ऐसे कैसे? रिपल्शन भी तो आएगा। 2 न्यूक्लियस पास पास आ रहे हैं भाई। जब 2 न्यूक्लियस पास पास आ रहे हैं तो ब्लू लाइन एरो भागते हुए दिखाई है मैंने। ब्लू लाइन क्या बता रही है? दोनों एक दूसरे से दूर भागना चाह रहे हैं। सिमिलर चार्जेस तुम पास लाओगे, रिपल्शन होगा। तो ये एरो दूर भागते क्यों दिखा रही हूं मैं? रिपल्शन। ब्लू वाली ये वाली लाइन क्या है? रिपल्शन। ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनेगा ये भी तो पास आएंगे, तो इनमें क्या होगा? फिर से फोर्स ऑफ रिपल्शन। ब्लू लाइन से मैंने क्या बनाया? रिपल्शन। रेड लाइन से मैंने क्या बनाया? अट्रैक्शन। ये नंबर मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता रहे कितनी लाइनें बनानी है, और कुछ नहीं। यहां पे ये अप्रोच कहती है, पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच, हो ना हो यहां अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट किए होंगे।
इसीलिए H और H के बीच बॉन्ड बना है। आप गलती से भी ये इंटरप्रेट मत करना, हाँ डोमिनेट तो करेंगे, 4 अट्रैक्शन है 2 रिपल्शन है, नो, दिस विल बी रॉन्ग। व्हाट इज करेक्ट कि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी ज्यादा इसमें, तभी ये बॉन्ड बना होगा। आप ऑक्टेट रूल लगा ही नहीं सकते, ये भी तो वायलेशन था डुप्लेट, H और H भी तो वायलेशन था डुप्लेट। आप ऑक्टेट कह रहे हो, इसका एटम क्यूब नहीं है, इसके एटम को तुमने क्यूब क्यों नहीं माना, या सारे एटम्स को क्यूब माना है, इसका क्यों नहीं ऑक्टेट पूरा कर रहे। सो उनका ये कहना था इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा डाउन हुई क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर गए ओवर रिपल्शन फोर्सेस, हेंस बॉन्ड इज फॉर्म्ड जस्ट लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ड्रॉ इट इमीडिएटली, अट्रैक्शन। तो जो भी रेड लाइंस हैं वो क्या दिखा रही हैं, अट्रैक्शन, ठीक है। और ब्लू लाइन स्पेशली एरो एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाए, वो दिखा रहा है रिपल्शन। येलो तो चार्जेस है बेटा, येलो लाइन किधर दिख रही है तुमको, ये तो न्यूक्लियस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। मैंने बस वो जो ब्लू कलर का गोला बनाया वो यहां नहीं दोबारा बनाया, कितना हैंडल करते हैं आप डायग्राम में, इसीलिए। सो इससे मेरा तो पेट नहीं भरा भाई, मुझे एक और केस में बताइए। तो ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं इस अप्रोच से, वही थोड़ी पूछूंगी जो लुइस से पूछा। इससे अब मैं पूछती हूँ, लुइस के पास तो जवाब था इसने बॉन्ड क्यों नहीं बनाया, और बहुतों ने नहीं बनाया। आप बताओ अगर ये बात थी तो फिर तो हीलियम हीलियम के बीच भी बॉन्ड बनना चाहिए, हीलियम 2 ऑल्सो शुड एग्जिस्ट, जबकि हमें पता है एग्जिस्ट नहीं करती, थ्योरी बनाने वालों को भी पता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से अगेन स्मार्टली एक पॉस्टुलेट क्या रखा, राइट, स्मार्ट इज नॉट अ बैड वर्ड हेयर, बहुत सही किया। और एक पॉस्टुलेट और क्या रखा, वो मैं आप पॉस्टुलेट नहीं सॉरी एक एग्जाम्पल और। इस छोटे से टॉपिक को कराने के बाद 1 क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर वे, हीलियम 2। अब यहां इस थ्योरी को मैंने क्या बोला है, फिर तो हीलियम 2 में भी बॉन्ड बनना चाहिए था, पास आके तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे ही होंगे, जब होंगे तो फिर तो हर जगह बॉन्ड बनाओ तुम, हीलियम 2 का बॉन्ड पॉसिबल नहीं है आज तक तो इस अर्थ में। तो इन्होंने कहा ले हमारे पास है ना एक्सप्लेनेशन, तो पहले समझेंगे वरना आपको फिर एरो नहीं समझ आएंगे, पहले ध्यान से समझेंगे फिर अपनी कॉपी में बनाते रहना, एनसीईआरटी में छाप रखा है डायग्राम। अगेन मैं 2 हीलियम लेके आई अलग अलग, हीलियम ए और हीलियम बी। हीलियम ए में कितने अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, 2। हीलियम बी में कितने हैं, 2। ठीक है, ये अकेले अकेले थे, इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। आप कहते हो पास आने पे पोटेंशियल एनर्जी घटती है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, हमें पिछले केस में ऐसा ही लगा, फिर यहां भी बॉन्ड बनेगा। वीपीटी क्या कहती है, वेट, लेट्स काउंट, लेट्स सी। उन्होंने कहा जैसे ही 2 हीलियम न्यूक्लियस पास लाए गए होंगे तो क्या हुआ होगा। अगेन ये जो है ब्लू लाइन, ये क्या है, पिछले केस में मैंने बार बार ब्लू लाइन बोल के आपको एक चीज के लिए रेडी किया, व्हाट इज दिस, रिपल्शन। जब 2 हीलियम पास आए होंगे उनके न्यूक्लियस भी पास आए होंगे, हैवी डेंस बॉडी, तो ये रिपेल होगा। जब 2 हीलियम पास ला रहे हो तो उनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी तो पास पास आए होंगे, तो अगेन एक रिपल्शन फोर्स यहां आया, एक रिपल्शन फोर्स यहां आया। कोई और भी होगा रिपल्शन, यस, इस और इस इलेक्ट्रॉन में भी होगा, ऐसे ही इस और इस इलेक्ट्रॉन में भी होगा। कैन समबडी काउंट हाउ मेनी रिपल्शन, सही लिखा है मैंने, 5। अट्रैक्शन कितने, 8। अब देखते हैं, जो पुराने अट्रैक्शन है उसको मैं नहीं गिनना चाह रही, नयों को गिनते हैं। मैंने रिपल्शन भी तो नए गिने, मैंने कि पुराना रिपल्शन तो नहीं गिना ना, पुराना अट्रैक्शन तो नहीं गिना, तो रिपल्शन में पुराने नहीं गिने तो क्योंकि थे ही नहीं। ऐसे कैसे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में भी तो रिपल्शन हुआ होगा, तो इतनी लाइनें ना बन जाएं, इतना कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, तो मैं उसके लिए क्या चाहूंगी, रिपल्शन आपने सारे नए गिने, मैंने थोड़ा हटा दिए बट शायद आपको याद होगा कितने बनाए थे, 5। अट्रैक्शन कितने, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस खींचेगा, अट्रैक्शन नंबर 1, अट्रैक्शन नंबर 2। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये न्यूक्लियस खींचेगा, अट्रैक्शन नंबर 3, अट्रैक्शन नंबर 4। कोई और अट्रैक्शन मेरे से मिस हो रहा हो, वो तो है ही ना पहले से, उसको छोड़ दो क्योंकि बहुत लाइनें हो जाएंगी, बहुत फालतू की गिनती हो जाएगी। आद्या, हाँ नहीं, मैंने ही बोला है, मना किया है मैंने, नहीं तो क्या करोगे आप किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। डायग्राम बनाना आ गया सब्जेक्टिव टेस्ट में तो आपका 15 मिनट तो इसमें लग जाएगा। इसके अंदर कितने अट्रैक्शन आए, 4। रिपल्शन कितने आए नए,
कौन डोमिनेट कर गया? इसमें रिपल्शन डोमिनेट कर गया हो, करा नहीं, क्योंकि आप कहोगे मैं अपने पुराने अट्रैक्शन चुपचाप छोड़ दिए, इसमें मिलाओ तो अट्रैक्शन 8 होते हैं, रिपल्शन 5 होते हैं। यहाँ मैं गिनती में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ मैं ये पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच ने हीलियम के ना बनने का क्या रीजन दिया। उन्होंने कहा जब 2 हीलियम नजदीक आए उनके रिपल्शन फोर्सेस इतने सारे आए जो वो डोमिनेट कर गए अट्रैक्शन फोर्सेस पे। यू कैन नॉट गिव देम नंबर, इसके ये ज्यादा उसके वो ज्यादा, नहीं। क्या नंबर आएगा, क्या लाइन आएगी? रिपल्शन फोर्सेस हेयर डोमिनेटेड ओवर अट्रैक्शन फोर्सेस, दैट इज व्हाई हीलियम 2 नहीं बन पाया। जो आपके मन में आ रहा है वही मेरे मन में आ रहा है, ये कोई बात है? जहां जो एक्सप्लेन करना है उस हिसाब से कर दो। यस, यही बात है। अभी तो शुरू हुई है ना थ्योरीज, उनको जो सही लगा उस वक्त बताया और सूट किया। एटलीस्ट लुइस के 3 वायलेशन को वो उड़ा रहे हैं 5 में से। आगे आने वालों के लिए कितना आसान कर दिया कि अब तुमको 2 ही वायलेशन पे काम करना है, ऐसी थ्योरी लाओ जिसमें ये 2 भी एक्सप्लेन कर दो, मेरे वाला भी ले लो। सो ड्रॉ दिस। और अगर आपसे पूछा जाए स्कूल का सब्जेक्टिव सवाल, एसर्शन रीजन ऑब्जेक्टिव का, हीलियम 2 कैनॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू वीबीटी, व्हाई? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि हीलियम के 2 मॉलिक्यूल्स के नजदीक आने के चक्कर में उनके रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेट कर गए होंगे या कर गए, इसलिए हीलियम 2 नहीं बनता। अभी कुछ दिन तो माननी पड़ेगी बात, कुछ देर। आपको ये कंफ्यूजन आ सकता है, कोई भी आपको ये कंफ्यूज कर सकता है कि नंबर ज्यादा कम। अक्सर बच्चे बहुत फाइट मारते हैं इस पे, शुरू से बता रही हूँ। हो गए कंफ्यूज, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेना, एंड यही आएगा, दे मस्ट हैव डोमिनेटेड because of numbers, no, because of their magnitude. ये तो सिर्फ एरोज बनाने, काउंट करना, बताना पड़ेगा आपको। इफ somebody ask you, I don't know assertion reason में ऑब्जेक्टिव में कैसे स्टेटमेंट्स में पूछ लें कि जब 2 हीलियम पास आते हैं हाउ मेनी न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस कम्स, हाउ मेनी न्यू रिपल्शन फोर्सेस कम्स, ये क्वेश्चन आ रहे हैं थ्योरी में। और क्या पूछेंगे, न्यूमेरिकल थोड़ी है यहाँ पे। तो आप एक चीज छोड़ के जाओ सही, उसी में आपको क्वेश्चन मिलना है, ये सोच के कि ये तो कौन ही पूछेगा जेई नीट में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो अगर ये अब डायग्राम आ गया हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इस अप्रोच में मैंने सबसे बड़ी बात क्या बोली, पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच। यही बताई कि ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम बता रहे हैं कोई बॉन्ड क्यों बनता है, ये वीबीटी का थॉट था। तो इसको और ऐसे उन्होंने बहुत से मॉलिक्यूल्स के लिए लगाया होगा, बट हम नहीं पढ़ सकते इतना। उन्होंने कहा जैसे इनमें है वैसे ही सब में है। सो इट डज नॉट मीन कि आप बेंजीन बनाओगे और बेंजीन के सारे इलेक्ट्रॉन और रिपल्शन और अट्रैक्शन करोगे, नहीं। आप बार बार इस चीज में ध्यान दीजिएगा, आपको हीलियम से ऊपर नहीं जाना इसमें। क्यों? उन्होंने अप्रोच के लिए एक एग्जांपल दिया और कह दिया हर जगह बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, बस, नथिंग मोर। एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे ना, बॉन्ड क्यों बनता है। लुइस गलत हो गया ऑक्टेट वाला, तो इन्होंने कहा पक्का बॉन्ड इसलिए बनता होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, देखो ना हीलियम और हाइड्रोजन। फिर अगला सवाल पूछेंगे हम कैसे बनता है, तब इसकी सेकंड अप्रोच आ जाएगी। तो अभी क्यों पे बहस हो रही है। गलती से भी ये सवाल मेरे से या अपने आप से मत पूछ लेना, HCl का बताना कैसा होगा भाई, वहां भी अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर गए होंगे, यही लाइन बोलनी है। तो ये लाइन बोलने के लिए 2 एग्जाम्पल इनफ है, हर जगह ये लाइन बोलने। दिस इज 100% करेक्ट, इसमें कोई वायलेशन नहीं है। ये तो एक अप्रोच है कि बेटा बॉन्ड बनता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नहीं, बॉन्ड बनता है एनर्जी कम करने के लिए, बस। एक ये लाइन सेट की जा रही है 2 साल के लिए, इसमें कोई वायलेशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जी। क्योंकि बॉन्ड बना नहीं, इसलिए नहीं मान रहे कि गिनती में कुछ ऐसा आया, क्योंकि नेचर में देखा गया बॉन्ड नहीं बना। अब हम बैठे हैं, क्यों नहीं बना होगा, रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर गए होंगे, बस। नॉट बाय नंबर, मस्ट बी बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये डायग्राम पूरा समझेंगे फिर बनाएंगे, क्योंकि मैंने भी कुछ चीजें करनी है इसके अंदर और आपके ग्राफ में जगह रहे वो करने की। मेरे को तो क्या जूम ही तो करना होता है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व और डायग्राम, वेरी फेमसली आस्क्ड
वेरी गुड क्वेश्चन। इसी पे एक क्वेश्चन पूछना है जो मेरे को देखना है कि क्या आप उसको, उस क्वेश्चन को समझते भी हैं। आंसर सही गलत तो कोई बात नहीं, क्या आप उस क्वेश्चन को भी समझ पाते हैं। क्वेश्चन वो समझ पाता है जो ग्राफ समझ ले। तो इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में आपने एक एनर्जी कम होना बोल दिया, हमने मान लिया, हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए जस्टिफिकेशन के साथ। तो उन्होंने कहा छोड़ो वो गिनतियां, वो लाइनें, इसके फैक्ट्स पे आते हैं, इसके डाटा पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आते हैं जी। ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखे हुए, इतनी दूर थे, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। ये आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर दो चीजों में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो एनर्जी कितनी होती है? जीरो। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में भी तो यही था, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उन दोनों में क्या एनर्जी थी? जीरो। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन पास ला रहे थे न्यूक्लियस की टेरिटरी में, फोर्स कौन सा शुरू हुआ? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी क्या हुई? बाहर भेजी गई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में दिखानी पड़ी? नेगेटिव में, क्योंकि जीरो से कुछ निकालोगे तो पीछे क्या बचेगा? नेगेटिव। तो एनर्जी तो नेगेटिव होनी ही थी। अब वही चीज फिर से पकड़ रहे हैं हम। दो हाइड्रोजन एटम फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दैट्स व्हाई एनर्जी इज जीरो। कौन सी एनर्जी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरी कोशिश है, नेचर, इफ आई एम नेचर, नेचर की कोशिश है इन दोनों को पास आने देगा। इन दोनों की कोशिश है, हमें तो स्टेबल होना है। जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई, हमें स्टेबल होना है। लेट्स एमिट आवर एनर्जी। हाउ? लेट्स कम टुगेदर। दोनों पास पास आने शुरू हुए। तो जैसे अब यहां क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये रहे दो हाइड्रोजन, थोड़ा पास लाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई, और पास लाई और पास लाई, क्या होता गया? अट्रैक्शन फोर्स और स्ट्रांग होते गए, जिसकी वजह से ये दोनों पास रहना पसंद करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गिरती गई। यही हो रहा है ग्राफ में। देखिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस यहां पर क्या था? इनफाइनाइट। जैसे जैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम करती गई, पास लाती गई, पास लाती गई, क्या हुआ? एनर्जी कम कम कम। फिर हमारा तो लालच है, और पास ले आते हैं भाई। पास लाने पे एनर्जी कम हो रही है तो और पास ले आते हैं। तुम जैसे ही और पास लाए, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का कितना लोकलाइज्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन एक तो हल्का और वो घूम रहा है, वो कितना डीलोकलाइज्ड होता है। जो चीज रेगुलर घूम रही है उसको पकड़ना मुश्किल होता है, जो टिकी हुई स्टेशनरी है उसको पकड़ना आसान है। फोटो भी तो उसी की आई। दो न्यूक्लियसेस इतने ज्यादा डेंस और पावरफुल कॉम्पैक्ट होते हैं, उनको आपने एक लिमिट से ज्यादा ला दिया ना पास, तो क्या होगा? दूर भाग जाएंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है जिसको आप पास ला रहे हो। सेम चार्ज क्या होगा? रिपल्शन। तभी मैं बार बार कह रही थी मैग्नीट्यूड पे जाना, नंबर पे नहीं जाना। न्यूक्लियस का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। सो मेरा तो लालच होता गया मैं और पास ले आऊं, शायद और नीचे चली जाती। एक लिमिट तक ही पास आ सकते थे दोनों। उसके बाद क्या हुआ? उस लिमिट के बाद मैंने चाहा और पास ले आती हूं। जैसे ही उस लिमिट के बाद मैं और पास लाने लगी, न्यूक्लियस ने मना कर दिया, अब रिपल्शन होगा बस। एकदम से जब मैंने बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को और कम करना चाहा, ऐसे भिड़े दोनों न्यूक्लियस और कहां पहुंच गए? इतना तगड़ा रिपल्शन हुआ, इतना रिपल्शन हुआ। रिपल्शन का क्या मतलब होता है? इंक्रीज ऑफ एनर्जी। एकदम से इनकी एनर्जी शूट कहां तक पहुंच गई? जीरो से भी ऊपर। जीरो से ऊपर होने का क्या मतलब है? अब ये इतने नाराज हो गए एक दूसरे से, इनको पास रखने में तुम्हें उल्टा एनर्जी लगानी पड़ेगी। पास छोड़ो, मतलब रजामंद करने में कि आ जाओ बॉन्ड बनाते हैं। दूर तो होली है ये। तो एनर्जी बिफोर पॉजिटिव नहीं थी, आफ्टर पॉजिटिव थी, टूटने के बाद। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। अभी नोट मत करना, एक दो चीजें बता लूं और मैं अपना सवाल पूछ लूं, फिर लिखने लग जाएंगे तो आपका फोकस लूज हो जाता है। ये डिस्टेंस मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया। ये वो डिस्टेंस था जिस पे न्यूक्लियस से ज्यादा एटम्स ज्यादा से ज्यादा पास लाए जा सकते थे। और मोस्ट स्टेबल स्टेट, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट थी, वो एग्जिस्ट करेगी नेचर में। नेचर इसको और आगे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है तुम लेके आओ और आगे, फिर तो तहलका होना है। तो नेचर कहाँ रुक जाता है? यहीं पे। ये तो आपके सवालों के जवाब के लिए उन्होंने कर दिया। अगर आप और पास लाए, क्योंकि अगर मैं ग्राफ यहां क्लोज कर देती, आपका क्या जवाब होता? और पास ले जाओ मैम।
ले आते हैं, ले आए तो क्या हुआ, बॉन्ड टूट गया। यानी ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस था ना बच्चों, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आज के बाद क्या बोला गया, बॉन्ड लेंथ। इसीलिए बॉन्ड पैरामीटर लास्ट क्लास में कराए, हर जगह ऐसे आएगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या मतलब होगा, बॉन्ड लेंथ क्या है, दो न्यूक्लियसेस के बीच का डिस्टेंस। कौन से दो न्यूक्लियसेस, बॉन्डेड एटम्स की। बॉन्ड लेंथ क्लियर है सबको। ग्राफ में कोई क्वेरी, क्योंकि मेरी आने वाली है, देख लो पहले, नोट मत करना, भी फोकस लूज होगा, उलझ जाओगे। अगर मेरे को H और H का बॉन्ड तोड़ना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, H और H का बॉन्ड तोड़ना है तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों। ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड बनेगा तो ये एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर, कोई डाउट, एनीवन? अगर मैं यही कोशिश हीलियम के साथ करूं, कैन यू प्रेडिक्ट ग्राफ कैसा होगा? यही है मेरा वो सवाल। क्या होगा, जीरो से शुरू तो होगा। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। आपका जेई का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई दिस ग्राफ विद द एलिमेंट हाइड्रोजन, विद द मॉलिक्यूल H2, He2, C2, B2, जिसके बॉन्ड बन ही नहीं सकता। C2 तो बनता है, आपको पता है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, वो बात अलग है, सिंगल डबल ट्रिपल व्हाटएवर, वो बात अलग है। लेकिन किसके बीच बॉन्ड नहीं बन सकता, नोबल गैसेस। और वो भी कौन सी नोबल गैसेस, नहीं सॉरी माय बैड, कौन सी नोबल गैस, हीलियम। ये ग्राफ दे के पूछा है, ये किसका ग्राफ है? कहने को जी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है, एनसीईआरटी में यहां खत्म कर दिया। अब जिसने एनसीईआरटी को इतना खाया पिया है कि वो किसी और को ये टॉपिक समझा सके, उस वक्त भी एकदम से ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अभी क्यों कर लिया आप लोगों ने इजीली, विच इज वेरी गुड। क्यों प्रिडिक्ट कर लिया इजी? पूरा किसी ने बांध के रखा था फोकस यहां, पूरा किसी ने इजी लैंग्वेज में समझाया, इस नियत से समझाया कि आपको आ जाए। वहां किस नियत से क्वेश्चन आता है, गलती से भी कर ना पाए। हमें वो चाहिए जो गलत करें, हमें वो एलिमिनेट करने। अगर किसी रेस में एलिमिनेशन करना है तो क्या तरीका है, हर्डल्स डाल दो। सेकंड अप्रोच, बॉन्ड बनता कैसे है, क्योंकि बात तो मेरे को आ गई, वो कैसे भी बता ही दो। क्योंकि लुइस ने कैसे नहीं बताया, लुइस ने तो क्या म्यूचुअल शेयरिंग है, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसमें नया क्या था। कैसे बनता है, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। पहली बार किसी थ्योरी ने कोशिश करी, अब ये 2-3 दिन चलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इफेक्टिव, कीवर्ड, formed by effective overlap of two partially filled, second keyword। जब तक दो ऑर्बिटल इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे, दैट टू दोनों में से कोई फुलफिल्ड नहीं होना चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, पार्शली फिल्ड। जब तक दो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड कब बनेगा, जब दो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप इफेक्टिवली, तब बॉन्ड बनेगा। कहीं है ऑक्टेट शब्द, नहीं, कुछ नहीं है डुप्लेट ऑक्टेट का चक्कर। तो ठीक है, अब समझाओ ऐसे कैसे। तो फिर एकदम से याद आता है ऑर्बिटल होते क्या थे, शेप्स क्या थी। तो ये बनाना भी मत, गलती से घर पे भी मत बनाना नोट्स में, ये तो मेरे को बनाना जरूरी है कि भूल ना गए हो। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल 3 थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और डी ऑर्बिटल डबल डम्बल। एफ में बना नहीं सकती, आप बना नहीं सकते। इसके अंदर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके अंदर भी 2 आएंगे, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी। हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, और 1 एस ऑर्बिटल होता है। याद आ गया सबको? ये आपका ऑर्बिटल लाने जरूरी थे ताकि मैं ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी समझा सकूं। तो पहला एग्जांपल ऑर्बिटल ओवरलैप के लिए इजीएस्ट, 2 हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड बना, कैसे बना। 2 हाइड्रोजन आए, बहुत ध्यान से छोटी छोटी चीजें देखेंगे। 2 हाइड्रोजन जब आमने सामने आए, आर दे पार्शली फिल्ड, यस। दोनों की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s1 1s1। पहली शर्त पूरी हो गई, पार्शली फिल्ड।
दूसरी शर्त इफेक्टिव ओवरलैप। अभी हमें पता ही नहीं इफेक्टिव होता क्या, तो हम क्या ही बोलें। देखते हैं, दोनों के दोनों हाइड्रोजन पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेके आए मेरे पास, ओवरलैप हुए, और ओवरलैप होने में उन्होंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया बिल्कुल बीचों बीच। बहुत सी चीजें जो आपको बताई जा रही थी जबरदस्ती अब समझ आएंगी। दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन सी एक्सिस पर हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तभी मैंने कहा था डायरेक्शनल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, उसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है। दो न्यूक्लियसेस के बीच, उस दिन नहीं बोल पा रही थी, दो न्यूक्लियसेस के बीच ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्यों भाई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यही तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही तो ओवरलैप है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बेस्ट जगह कहां है जहां पर उसको मैक्सिमम अट्रैक्शन मिले। पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच अभी पढ़ के आए ना, बेस्ट जगह कौन सी है, यही है। कोई आपसे कहे दोनों इधर क्यों नहीं थे, भाई पर्पस क्या था, पोटेंशियल एनर्जी कम करना। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होंगे, जब इन दोनों न्यूक्लियसेस के बिल्कुल बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन रहे। ये हो गए लोकलाइज्ड। ये इलेक्ट्रॉन पहली बार दिख रहा है कि बहुत चांस है, 99% चांस है यही मिलेंगे दोनों, ऑप्शन ही कोई नहीं है, बॉन्ड बन गया। यानी मैं इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नहीं बता पा रही थी। रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आई डोंट नो वेयर इलेक्ट्रॉन इज। अब मैं कंफर्म्ड बता रही हूं, आई नो इलेक्ट्रॉन इज इन बिटवीन दीज टू, तभी लाइन खींची, तभी डायरेक्शनल था। तो ओवरलैप समझ में आया। कुछ ऑब्जर्व किया दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में, ये है हिडन वर्ड। तीसरा कीवर्ड, ऑर्बिटल में ओवरलैप इफेक्टिव हो, ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड हो, और दोनों पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन ऑलवेज उल्टी हो। प्लस हाफ माइनस हाफ, दोनों प्लस हाफ नॉट पॉसिबल, दोनों माइनस हाफ नॉट पॉसिबल, स्पिन उल्टी होनी तय है। तो ऐसा कुछ दिखेगा। वीबीटी का सीधे तौर पे कहना है, ये दो एग्स हैं, कच्चे अंडे, एक पैन में तोड़ के पास पास डाल दीजिए, एक ये तोड़ा एक दूसरा तोड़ा, बिल्कुल पास पास डाल दीजिए और पैन को हिलाइए मत। तो आपको क्या दिखेगा, दो एग येलो, राइट। आपने हिलाया नहीं तो एग येलो डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो ये रहे दो एग येलो। और मैं आपसे पूछूं, बताइएगा, अगर आप एग ब्रेक करके पैन पे डालने को इमेजिन कर पाए, ये एग वाइट कौन से एग का होगा, इसी वाले का, हिलाया नहीं है मैंने। ये एग वाइट कौन से वाले एग का होगा, इसी का। इस वाले के बारे में बता पाओगे, दोनों पास पास तोड़े हैं, ये कॉमन है, अभी कोई बात नहीं बच्चों। ये क्या है, ओवरलैप, कॉमन बिटवीन दीज टू। तो वीबीटी कभी कभी भी कुछ भी सोचना हो, सबसे पहले ये सोचना, टू एग्स तोड़े पैन में बिल्कुल पास पास, ये है पूरा का पूरा एक H2 मॉलिक्यूल, दो न्यूक्लियस पास पास, उनके बीच में भी एग वाइट होगा। वो नहीं मैं बता सकती वो किसको बिलोंग करता है, बाकी एग वाइट को बता सकती हूँ, ये इस वाले का, ये इस वाले का। दिस इज वीबीटी। तो ऐसे डायग्राम्स की आपको आदत पड़ेगी, जब आप नोट करेंगे और पढ़ेगी। फिर तो हमने खोल दी बात भाई। HF, इसीलिए कहा था डायग्राम आराम से बनाएंगे घर जाके, यहाँ नहीं आपसे बनना है इतनी फास्ट स्पीड पे। बच्चों H तो समझ आ गया। अब थोड़ा ब्लू लाइंस पे ध्यान देना, राइट। ये है H और ये है कौन, फ्लोरीन। चेक फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन। 2p में कितने होते हैं, 5। अच्छा 2p में ऑर्बिटल डब्बे कितने थे, 3, 1 2 3 4 5। जो पार्शली फिल्ड था वो अपनी स्टेबिलिटी के मारे किसके सामने आया, हाइड्रोजन के सामने, और क्या कर रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, ओवरलैप। बाकी एक्स्ट्रा हटा दिए मैंने। तो आपको जब बनाना होगा, आपको तीनों नहीं बनाने, मेरे लिए आज पहला दिन है मेरे को तीनों बनाने, कि कल को आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आप मैम PZ ले आए, वो PX PY किधर गए, ये रहे, डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जाता है इसलिए हटा रहे हैं। जो भरे हुए लोन पेयर्स है, खड़े हैं ऐसे ही, वो तो लोन पेयर्स है। सो पॉइंट इज S और PZ, इनके बीच में ओवरलैप क्यों हुआ, दोनों पे स्पिन ऑपोजिट, दोनों के दोनों पार्शली फिल्ड। कुछ और ऑब्जर्व हो रहा है, स्पिन ऑपोजिट बना रखी है मैंने, ब्लू कलर से क्या दिखा रखी है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ज्यादातर केमिकल बॉन्डिंग में आप PZ को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे लोगे, रेदर बेटर इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को Z लिया जाता है। तो अपने आप ये क्या बन गया, PZ। कुछ और ऐसा है जो अलग कलर से भी बना और मैंने बताया ना हो,
प्लस। बॉन्डिंग के लिए इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, अगली थ्योरी आएगी, एमओटीओ बताएगी, लेकिन चलना अभी से पड़ेगा। बॉन्डिंग के लिए क्रस्ट शुड फॉल ऑन क्रस्ट, वेव फंक्शन। ट्रफ शुड फॉल ऑन ट्रफ। तो पॉजिटिव मतलब वेव फंक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव, जस्ट दैट। तो वेव फंक्शन मैच करना चाहिए दोनों ऑर्बिटल में। जब तक प्लस साइन नहीं होगा ओवरलैप नहीं होगा, दोनों ऑर्बिटल्स में जब तक माइनस साइन नहीं होगा, आपका पार्शियल फील्ड साइड में गया, आपकी एक्सेस सेम साइड में गई, आपका इफेक्टिव ओवरलैप साइड में गया। एक प्लस एक माइनस नॉट हैपनिंग। तो तीन चीजें आ गई ध्यान देने वाली। फिर से ओवरलैप शुड बी इफेक्टिव, पार्शियली फील्ड, अच्छा स्पिन ऑपोजिट, और चौथी चीज वेव फंक्शन शुड मैच। यही चलना है अब 2 दिन। तो ठीक है जी, ये तो बॉन्ड बन गया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी बताई बच्चों मैंने? Z। ये है मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नाउ FF का मैंने बनाया ही नहीं। क्यों नहीं बनाया? आपको पता है 2 फूल बना देती और मैंने ये करना था, नहीं बनाया, आपकी क्रिएटिविटी के लिए छोड़ा। क्या जो बच्चे सुन के समझ पाए, अब उनके सामने एक सवाल रखती हूं। इस अप्रोच से जो ऊपर था, क्या आप बता सकते हो? ये मैंने वीके जायसवाल से उठाया क्वेश्चन। वाई H3 इज नॉट फॉर्म्ड? पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल तो लाके दो। H3 बनने के लिए क्या है? कॉपी में क्या जोड़ जा रहा है? मैं बना दूंगी। पहली शर्त क्या थी? पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। इसका एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल, इसका एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल कर गए। अब इसके पास पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल बचा है सामने वाले के लिए? नहीं बचा। इससे द सॉलिड क्या था? पोटेंशियल एनर्जी से कोई पूछता तो मैं क्या कहती? शायद रिपल्शन बढ़ गए होंगे भी जब बॉन्ड नहीं बन रहा। तो पहले तो मेरे को पता हो कि बॉन्ड बन रहा है, फिर मैं बता पाऊंगी इसमें पक्का अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर गया। मुझे पता हो कि बॉन्ड नहीं बन रहा, फिर मैं, ज्योति मैम, फिर मैं आपको बता पाऊंगी क्योंकि H3 में बॉन्ड नहीं बन रहा, तो मैं बता पाऊंगी पक्का रिपल्शन डोमिनेट कर गए होंगे। थोड़ा सा लग तो रहा ही होगा यार, हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच का काम भी नहीं था प्रिडिक्ट करना, उसका काम था बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसका काम था। तब जवाब आया, हाँ H3 बन ही नहीं सकता। आई एम नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ऑल, आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ समथिंग एल्स, दैट इज पार्शियल होना, ओवरलैप कॉन्सेप्ट। अब तो ये बता सकते हैं। अब आप जब पहली अप्रोच में मेरे से गिनतियां करवा रहे थे, अब समझ रहे हो ना क्यों मैं गिनतियों में इंटरेस्टेड नहीं थी। मुझे पता है ना मेरे पास अप्रोच आने वाली है, बट उस वक्त तो मुझे वो फेस बनाना पड़ता है जिससे आपको लगे पता ही नहीं रहे ठीक से। अब ये भी रटो, टेक टाइम। हाँ जी, जो फुल है वो बॉन्ड बना ही नहीं सकता जिंदगी भर। हाँ, जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है पार्टिसिपेट ही वही करेगा, दूसरा तो लोन पेयर की तरह पड़ा रहेगा फुल फिल्ड। चेक किसका? नहीं, वो एलिमेंट बोलो ना, वो तो इनर कोर है। इनर कोर कब से बॉन्ड बनाने लग गया? अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो उसके वैलेंस शेल में तो दोनों ही पेयर्स हैं, है ना? मतलब वैलेंस शेल क्या है? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। हाँ, तो तीसरा सवाल पूछेंगे ना, ये 2 दिन चलनी है थ्योरी। पहला एग्जाम्पल ही बेरिलियम का लूंगी। सर अभी तो शुक्र है आप ये नहीं पूछ रहे, विच इज गुड थिंग। अब जब पूछ लिया तो बता देती हो, बस सुन लो। अभी तो तुम्हारी धरती हिलने वाली है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं? तुम तो 2 बॉन्ड बनाओगे, सारी ऑर्गेनिक धरी की धरी रह जाएगी हमारी। अभी वीबीटी शुरू हुई है, 2 दिन चलनी है। अभी तो सिर्फ अप्रोच बता रहे हैं, पॉस्टुलेट्स आएंगे इसके, ठीक है? मतलब सोचो ना, 6 बॉन्ड बना के आए हैं। नहीं सर, और सवाल नहीं, मैं जवाब नहीं दे सकती, अगली क्लास में दे सकूंगी। आई नो यू पीपल आर क्यूरियस, ट्रस्ट मी। जब रदरफोर्ड पढ़ रहे थे तब बोर आता था क्या? वही समझ लो। अभी कोई फायदा नहीं है सवालों का, बिकॉज मुझे पता है क्या आने वाला है। बड़े लॉजिकल सवाल होंगे आपके। 6 बजे तक क्लास दे दो, आई कैन एंड। ये तो दुखता आया नहीं, फिर वेट फॉर 1 मोर डे, सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे, ठीक है? जस्ट सो अब इसीलिए मैंने नोट करने को मना किया है, वरना इतने अच्छे सवाल कैसे आते हैं। लास्ट थिंग जो मेरे आज के टेस्ट में सबसे ज्यादा है,
सबसे इजी, अभी तो इजी टेस्ट हो रहे हैं, 2 दिन और रुक जाओ बस। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड की शर्त क्या पता चल गई मेरे को, 4 शर्तें। अब एटलीस्ट मेरे कुछ सवाल तो रुक गए कि हाँ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। अब अगले सवाल आएंगे, कार्बन 4 कैसे बना दिया भाई, फास्फोरस के आप 5 बना के उस सल्फर की 6 और आयोडीन के 7, नॉट पॉसिबल होंगे। बट कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स होती है क्या कुछ? यस, एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक बॉन्ड होता है पाई। सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं? बहुत स्लो स्पीड में बोल रही हूँ, कोशिश करना वन शॉट में समझने की, नहीं आया तो यहीं से पकड़ लेंगे अगली क्लास। जब भी 2 ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करते हैं, आप कहोगे करते ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप पे इतनी देर से चल रहा है, हाँ जी प्रभनूर यहीं चाहिए वो। जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप कर रहे हैं, जो आपको दिखाया गया, वो उसको कहते हैं हेड ऑन, भिड़ रहे हैं सामने सामने, उस बॉन्ड को हमेशा, वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? 2 न्यूक्लियसिस के बीच में आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर, धैर्य थोड़ी और देर है, ठीक है, 2 न्यूक्लियसिस के बीच में आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा? तगड़े 2 न्यूक्लियसिस को रिपेल होने का मौका नहीं दे रहे, बीच में क्या डाल दिया? एक लालच। तो वीबीटी के लिए किताबों में 2 चीज दी जाती है, 2 eggs broken in a bag very near to each other, और 2 dogs attracted for the single bone and both the dogs are having this bone in their mouth। एक डॉग का दूसरे डॉग के रीजन में आना, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड। क्या होता है? उन्होंने अपनी टेरिटरी बांट रखी होती है, आ नहीं सकता दूसरा डॉग। ये एक डॉग है, दूसरा डॉग है, दोनों की टेरिटरी अलग है, फिर भी दोनों एक टेरिटरी में क्यों है? बिकॉज ऑफ द बोन। द बोन इज इलेक्ट्रॉन पेयर। डॉग तक अगर एक बोन से जुड़ा है तो वही न्यूक्लियस डॉग ही है जो एक बोन से जुड़ा है। जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप है तो उसको क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी देखना, मैं ये टॉपिक किस लिए करा रही हूं, आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पहचाननी आई कि नहीं। क्या ये भी सिग्मा बॉन्ड है? पीजेड को हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, तो ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो कुछ लोगों के एक्सप्रेशन से लग रहा है हमें नहीं पता, मैं छोड़ नहीं सकती आज जब तक ये नहीं पता, बेशक बच जाए 5। 2 न्यूक्लियसिस को जोड़ती हुई एक्सिस को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? चेक। क्यों? प्लस के आगे माइनस है। लोग कहते हैं ऑपोजिट चार्ज है मैम अट्रैक्ट होगा, ये चार्ज नहीं है, ये वेव फंक्शन है। और यस यस यस, तो यही तो सवाल पूछने है ना मैंने आज, ये वाला क्यों नहीं हो सकता? 2 रीजंस आ गए। एक तो जी आपने स्पिन नहीं उल्टी बनाई, और ऊपर से आपने वेव फंक्शन नहीं सेम बनाया, डन। इन दोनों में बनेगा सिग्मा बॉन्ड? ओके, हाँ जी। अब आज तो डायग्राम के थ्रू ही पूछेंगे, 2 दिन बाद तो डायग्राम होगा ही नहीं, वैसे ही तुम ही पूछोगे बिना डायग्राम के सवाल। तो आज तो बिगनिंग है, अभी तो तुम्हारे फुल नंबर वाले टेस्ट हो रहे हैं, बस वीबीटी थोड़ी बड़ी होने दो अभी। क्यों? इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं है, एक की तो है, दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं है। बड़ी देर से पीजेड पीजेड चल रहा था, इट मींस ये क्या था? पीएक्स। क्या इसमें होगा? भाई इसकी प्रोबेबिलिटी ही नहीं है इधर इलेक्ट्रॉन पाया जाए, तो कैसे बॉन्ड बन जाएगा? यहां बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां बॉन्ड नहीं बनेगा, परफेक्ट। तो ये हुआ सिग्मा बॉन्ड। आज सिर्फ सिग्मा बॉन्ड करना था, पाई बॉन्ड नहीं करा सकती मैं आपको, लेकिन इंट्रोड्यूस करा सकती हूं। क्या होता है ये देख रहे हैं सब? किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच, आज इस टॉपिक को ऐसे करिएगा जैसे क्लास 10th का बच्चा करता है, पूछने का कोई हेडेक ही नहीं लेते 10th वाले, राइट? मतलब ही नहीं, फैक्ट है जो लर्न कर रहे हैं आज, अगली क्लास पूरी पाई बॉन्ड पे होगी। किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच पहला बॉन्ड क्या बनता है? हमेशा सिग्मा। तो अगर मैं इसको ओपन अप करूं, अब तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जब भी आज के टेस्ट में 3 क्वेश्चन है इस पे, 3 या 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। जब भी आपसे ये पूछा जाए, पहला काम क्या बनाएंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैं नहीं बना के दूंगी, मैं ऐसे दूंगी।
तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आपने इसका ओपन नहीं किया, उसमें या तो क्वेश्चन को छोड़ देना या तुक्का मारने से पहले 1000 बार सोचना, ठीक है। अब ओपन करूं इसको, देख रहे हैं मैं कैसे ओपन कर रही हूं। जो मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिखे हुए थे ना, मैं उनको भी खोल रही हूं। अगली क्लास से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली बार है ना। कैन यू काउंट सिग्मा बॉन्ड्स? किन्हीं भी दो एटम्स में पहला बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आसान था, इंटीजर टाइप, 8 सिग्मा। पाई बॉन्ड कौन सा होता है? किन्हीं भी दो एटम में पहला बॉन्ड बना वो क्या होता है? सिग्मा। दूसरा जब उन्हीं में बनेगा वो क्या होगा? पाई। 1 पाई और 8 सिग्मा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर सोचना बनाना नहीं। 2 लेक्चर लगाए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। सोचिए और बताइए कितने सिग्मा कितने पाई। दिव्यांश, अभिवीर, 5 सिग्मा और पाई कितने? 2 पाई बॉन्ड्स। लेट मी चेक। ऐसे मानूंगी नहीं, मेरे को पहले ओपन अप करना है, आपकी कॉपी में नहीं, यहां पर। अब चेक करिए कितने सिग्मा कितने पाई। 1 2 3 4 5 तो सिग्मा और पाई कितने? 2। परफेक्ट। एक थोड़ा मुश्किल दे दो क्योंकि गिन तो तुम लोग लोगे यार। लिटिल अर्ली फॉर यू, बट यहां मैं सी बना देती हूं। जल्दी मत करना। टेक योर, अरे 9 के 12 हो गए, अभी 16 करवाते हैं, रुको। टेक योर टाइम। बेंजीन जाना पहचाना, इसलिए उसको कुछ नहीं किया, बाकी स्ट्रेच को मैंने लिख दिया है। मेरे को थोड़ा ना नीटली लिखने दो। चलिए पहले सिग्मा गिनते। पाई मत बताना मेरे को। 3 और 2 5। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पाई। 1 2 3 4 5। 5 पाई तो फिक्स्ड है बॉयज, 5 पाई फिक्स्ड है। आपको लग रहा है अगर आपसे पाई में गलती होगी तो नहीं, पर मेरे टेस्ट में पाई में ही गलती होगी। बट फिर भी आपको अगर लग रहा है पाई में गलती होगी तो बड़ा चांस कम है। आपका फोकस लूज हुआ नहीं, तब आप पाई में गलती करोगे। मेरे को सिग्मा चाहिए। 12 14 18 17। चलो 4 ऑप्शन खत्म हो गए। लेट्स काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रुको। 13 14 15 16 17। क्यों बताऊं? बेंजीन के एक कार्बन पे जब तुम एक एक H भी लगा होता है, C6H6 बचपन से सुन रहे हो। आपको लास्ट क्लास ही थी आपका बचपन, मैंने आपको बताया था बेंजीन को ऐसे लिख रहे हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की भी बात करी थी, तब क्यों नहीं किसी को खटका कि मैम इसमें तो कार्बन के 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं। H यूजुअली बेंजीन में बताया नहीं जाता। आई नो इट वॉज जस्ट अ ट्रिक। आपको बताती तो आपसे गिनती गलत नहीं होनी थी। तो ये तरीका था इन्फॉर्म करने का। सिग्मा। पाई नहीं बोलेगा कोई। सिग्मा। मेरे को शुरू में ये लेना चाहिए था, ऐसे नींद खुल जाती है जब गिनतियों वाले सवाल आते हैं। अगले साल पहला टॉपिक यही लूंगी। मुझे सिग्मा चाहिए। अगर आपको ये याद है कार्बन की टेट्रावैलेंसी है तो गलत नहीं हो सकता। बाकी लेट्स चेक। पहले तो मैंने ये 8 गिन लिए। 8 ही है ना? 9 10 11 12 13। क्या कोरस में गिना है, काउंटिंग तो आती है। तो था इजी टॉपिक, लेकिन आना चाहिए था। तो सिग्मा पाई गिन लेंगे। एंड आई कैन सी आप मेरे टेस्ट में एक क्वेश्चन तो गलत कर सकते हैं सिग्मा पाई का। मैक्सिमम यही है टेस्ट में।